Hello friends, welcome back to Rupali channel. In this video, I am going to discuss human respiratory system. Okay, in this particular video, we will be looking after what is this respiration, which are different types of respiration, that is internal respiration, external respiration. Okay, and then about the parts of the respiratory system and their functions. So let us start. So see, our body tissues utilize inhaled oxygen for metabolic purposes and produces carbon dioxide in the process. ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे बॉडी जो वर्क करती है वो वर्क करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, और ये एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है थ्रू द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर्स इन आवर बॉडी. ओके, एंड ये जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती है वो होती है इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की. ठीक है, मेनली ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो इसेंशियल होता है. सो हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होती है थ्रू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन रिच होती है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है मेटाबॉलिक पर्पज़ के लिए. ठीक है, और फिर मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, और यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होगा वो उसमें से एक रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और फिर ये जो जनरेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी होता है. तो वो काम भी कौन करता है? तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करती है. एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सपेल आउट किया जाता है टू द एटमॉस्फेयर. Okay, so the main aim of the respiratory system, it is to extract the oxygen from the atmosphere and supply it to the body tissues, and then take out carbon dioxide from the tissues and expel it into the atmosphere. ठीक है, मेन एम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को देना, और बॉडी टिश्यूज़ में जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है, ठीक है, उसको एक्सपेल आउट करना इनटू द एटमॉस्फेयर. ये प्रोसेस जब होता है तब लंग्स एक्सपांड होती है टू टेक द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर रहती है ये ऑक्सीजन रिच रहती है. ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है वो एंटर होता है लंग्स में. ठीक है, और ये फिर ट्रांसफ़र किया जाता है टू द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज. हमने जो एयर इनहेल की हुई रहती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ये एयर ऑक्सीजन रिच रहती है. ठीक है, फिर लंग्स में क्या होता है? तो ये जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है ये ट्रांसफ़र किया जाता है टू द ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन द पल्मोनरी कैपिलरीज. Okay, now this particular blood it will become rich in oxygen. Okay, and now this oxygenated blood it will be delivered to the tissues. Okay, tissues will utilize this oxygen and now they will produce carbon dioxide, and this carbon dioxide now it will pass into the blood. Okay, so blood which is rich in carbon dioxide, it is known as venous blood. This venous blood it brings this carbon dioxide to the lungs, where this carbon dioxide it is diffused into the lungs and then lungs discharge it into the atmosphere. यानी देखो एक साइकिल पूरा हो रहा है. पहले क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आता है. ठीक है, और लंग्स में वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड में जो कि प्रेजेंट रहता है पल्मोनरी कैपिलरीज में. ठीक है, अभी ये पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो डिलीवर किया जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को. टिश्यूज़ क्या करते हैं? अभी इस ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. तो अभी ये जो प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से ब्लड में पास होता है, और अभी ब्लड जिसमें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है जिसको कि हम विनस ब्लड बोलते हैं, ये विनस ब्लड क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्रिंग करता है टू द लंग्स. ओके, और लंग्स में क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी डिफ्यूज़ होता है लंग्स में. ब्लड जो लंग्स के यहाँ पे लंग्स में आता है, ठीक है, तो ब्लड में का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होता है अभी लंग्स में. ठीक है, और लंग्स के थ्रू ये एक्सपेल आउट किया जाता है
एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में। यानी कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लिया, ठीक है, और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ था उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही एटमॉस्फेयर में एक्सपेल कर दिया, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो रेस्पिरेशन इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कौन सी गैसेस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रेस्पिरेटरी गैसेस ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए जो कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है वो है ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन इट इज़ द इंस्पिरेशन एंड देन एक्सपिरेशन ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स, ठीक है। इंस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सपिरेशन यानी हम एयर को यहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर विच टेक्स प्लेस इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स इट इज़ नोन एज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। अभी ये जो रेस्पिरेशन है इसको हम दो टाइप्स में डिस्कस करेंगे, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? सो सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो एक्सचेंज हो रहा है, किसका हो रहा है? गैसेस का, दैट इज़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो होता है इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। That is, the blood gains oxygen and loses the carbon dioxide. Now, what is internal respiration? So, see, internal respiration, it involves exchange of gases between the blood and the tissue cells. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है? अभी एक्सचेंज होगा गैसेस का, लेकिन ये किस में होने वाला है? तो ब्लड में और टिश्यू सेल्स में, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को सप्लाई हो जाएगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज सेल्स जो है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और अब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगा, और जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से ब्लड में पास किया जाएगा फ्रॉम द टिश्यूज। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स, दिस इज नोन as internal respiration. So here blood gives oxygen and receives carbon dioxide from the tissues. ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजन टिश्यूज को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से रिसीव करेगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. Now respiratory system it consists of different organs like nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs. Okay, but structurally the respiratory system it consists of two parts. ठीक है, respiratory system को हम mainly दो divisions में पढ़ेंगे. upper respiratory system. सो इसमें हम बोल रहे हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं वो मेनली कौन से हैं? तो नोज़ है, फेरिंग्स है और लैरिंग्स रहेगा. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन रहते हैं उसमें मेनली ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स रहेंगे, ठीक है. फंक्शनली देयर इज़ द कंडक्टिंग पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स. ऑल दिस कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स, ठीक है. यानी कि ये जो सारे पार्ट्स है ये एक पैसेज वे बोल के एक्ट हो रहे हैं एयर के लिए. जो एटमॉस्फेरिक एयर हम बॉडी में ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसके लिए पैसेज वे बोल के ये सारे ऑर्गन्स एक्ट हो रहे हैं. पहले एयर पास होगी नोज से, फिर जाएगी फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में एंड लास्टली आएगी टर्मिनल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है. ये जो टर्मिनल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स है ये ओपन किस में होते हैं? तो अल्वियोलर सैक में. वहाँ पे न्यूमरस अल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं. अल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है एकदम से थीन मेम्ब्रेन रहता है और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है.
So all these organs or parts, these are conducting air into the lungs. Whereas respiratory part, on the other hand, it consists of respiratory bronchioles, alveolar ducts, alveolar sacs and the alveoli. These particular parts, these are serving as the site for the exchange of the gases. Okay, bronchioles तक के जो पार्ट है ये एक पैसेज वे बोल के एक्ट करेंगे एयर पास करने के लिए, और ये नीचे के जो पार्ट हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, अल्वियोलर डक्ट्स है, अल्वियोलर सैक है और अल्वियोला है. दीज पार्ट्स, दीज आर सर्विंग एज अ साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक डायग्राम. ठीक है, जो अभी हमने सब पार्ट्स बताए थे वो सब पार्ट्स, ठीक है, इसमें रहेंगे इंक्लूडेड नोड्स. उसके बाद आएगा ये फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स के बाद नीचे आएगा ये लैरिंग्स. ठीक है, उसके बाद आएगी ये ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया जो है फिर डिवाइड हो जाएगी ब्रोंकाई में, तो ये रहेगा राइट ब्रोंकस, दिस वन विल बी द लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, राइट ब्रोंकस एंटर करेगा राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकस एंटर करेगा लेफ्ट लंग में. ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकस है फिर ये डिवाइड होगा, सब डिवाइड होगा और इससे ब्रोंक्यूल्स तैयार हो जाएंगे. ठीक है, और बाद में ब्रोंक्यूल्स जो है वो भी डिवाइड सब डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद में वो अल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. ठीक है, और लंग्स के बाद देखो नीचे ना ये डायफ्राम दिखाया हुआ है हमने. तो ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, तो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिस्टिंग्विश करता है. ठीक है, तो ये डायफ्राम जो है ये मसल है विच विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. फिर ये जो रिब्स है इसमें इंटरकोस्टल मसल्स इन बिटवीन रिब्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है दीज आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बोलेंगे हम डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को. ठीक है, हम ये सारे पार्ट्स जो है ना अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So see, organs of the respiratory system are the nose, pharynx, larynx, bronchi, bronchioles, two lungs and their coverings, then pleura and then muscles of respiration, namely intercostal muscles and the diaphragm. The functions of the various organs of the respiratory system are like, see, first one, nose. So nose, it is the first respiratory passage through which incoming air passes. Okay, it ensures warm, moistened and then filtered air to the respiratory system. Respiratory system का first part जो है वो है nose. ठीक है, यहाँ से first air जो है वो enter करेगी हमारी body में. तो nose जो है वो ensure करता है warm, moistened and filtered air to the respiratory system. ओके, यहाँ पे एयर जो है वो वार्म हो जाएगी एज इट पासेस ओवर द सरफेस ऑफ द नोज. ओके, इट विल बी मॉइस्चर्ड बाय इट्स कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट म्यूकस. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो है वो स्टिक हो जाएंगे टू द म्यूकस और वैसे वो रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द एयर. ओके, नोज जो है ये एक ऑर्गन है ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो प्रेजेंट रहती है नोज में, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेलिंग सेंस. नोज के बाद आएगा अभी फेरिंग्स. सो ये जो फेरिंग्स है ये नियर अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, दैट इज़ नियर अबाउट 5 इंचेस. ओके, इट इज़ एन ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, दोनों भी सिस्टम में ये कॉमन ऑर्गन है. फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है. So see, air which is passing through the nose, it will be further moistened and warmed here. The auditory tubes, these will pass between the nasal part of the pharynx and the middle ear, and through these tubes air it passes to the middle ear, which is essential for the proper hearing. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम कि ऑडिटरी ट्यूब जो है वो पास होती है बिटवीन द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड द मिडल एयर. मिडल एयर और नेजल पार्ट जो है फेरिंग्स का, ठीक है, इसमें क्या पास हो रहा है, तो ऑडिटरी ट्यूब्स हो रहे हैं. ठीक है, और ये ऑडिटरी ट्यूब जो है इनके थ्रू क्या हो जाएगा, एयर पास हो जाएगी मिडल ईयर में. ओके, और ये इसेंशियल है फॉर प्रॉपर हियरिंग. ओके, देन फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो रहते हैं उसमें लिम्फेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी.
सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। क्या बोल रहे हैं हम, नोज के बाद जो पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो दोनों भी सिस्टम में इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिर नोज से जो एयर फेरिंग्स के थ्रू पास हो रही है वो फिर से क्या हो की जाएगी, यहाँ पे मॉइस्चर की जाएगी और वार्म भी हो जाएगी। ठीक है, फिर ऑडिटरी ट्यूब्स जो रहती है वो पास होती है बिटवीन द नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड द मिडल ईयर। ठीक है, एंड थ्रू दिस ऑडिटरी ट्यूब्स एयर पासेस टू द मिडल ईयर एंड दिस इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर हियरिंग। दैट मीन्स फेरिंग्स इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हम कि फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो है, ठीक है, उनमें लिम्फेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं और ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी। सो लिम्फेटिक सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक टिश्यूज जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स में प्रेजेंट रहेंगे ये क्या करेंगे, अगर माइक्रोब्स वगैरह एयर में रहेंगे तो उनको फिल्टर आउट कर देंगे। ठीक है, और इसके कारण दे विल बी प्रिवेंटिंग द माइक्रोब्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी। ठीक है, और फेरिंग्स जो है देखो, जो नेजल पोर्शन के बिहाइंड आता है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे ओरल कैविटी के बैक साइड में आता है, ठीक है, उसको ओरोफेरिंग्स ऐसे बोलते हैं, और जो लैरिंग्स के बिहाइंड आता है उसको लैरिंजियोफेरिंग्स ऐसे बोलते हैं। 3 सेक्शंस में ये फेरिंग्स जो है मेनली डिवाइड होता है। कौन कौन से बोल रहे हैं हम वो 3 सेक्शंस जो है, तो उसमें मेनली कौन कौन से है, तो नेजोफेरिंग्स है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स जो है ये पोस्टेरियर रहेगा नेजल कैविटी को। ओरोफेरिंग्स जो है तो ये ओरोफेरिंग्स रहेगा पोस्टेरियर टू द ओरल कैविटी। एंड लैरिंजियोफेरिंग्स जो है ये स्टार्ट हो जाएगा हायोइड बोन से और ये कनेक्ट हो जाएगा ईसोफेगस। ठीक है, इट विल कनेक्ट टू द ईसोफेगस विद द लैरिंग्स। सो 3 पोर्शंस रहेंगे फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है लैरिंग्स। सो सी दिस लैरिंग्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पीसेस ऑफ कार्टिलेज विच आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स एंड द मेम्ब्रेन्स। लैरिंग्स जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो पीसेस ऑफ कार्टिलेज से, और ये कार्टिलेज के पीसेस जो है ये कनेक्टेड रहेंगे बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स। सो द कार्टिलेजेस विच आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स, दीज आर, it contains 1 thyroid cartilage, 1 cricoid cartilage, it contains 2 arytenoid cartilages, 2 cuneiform cartilages and 2 corniculate cartilages। लैरिंग्स बना हुआ किससे है, पीसेस ऑफ कार्टिलेज से। ये पीसेस ऑफ कार्टिलेज कनेक्टेड रहेंगे बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन्स। लैरिंग्स में जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से कार्टिलेजेस है, तो थायराइड कार्टिलेज है 1 क्रिकॉइड कार्टिलेज है, 2 अरिटिनॉइड कार्टिलेजेस है, 2 क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस है और 2 कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस है। ठीक है, और ऑन द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज अगेन 1 कार्टिलेजिनस फ्लैप इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। क्या बोल रहे हैं, सबसे ऊपर वाला जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, उसके टॉप पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, और ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लॉटिस, ये हेल्प करता है टू क्लोज द लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्वैलोइंग। ठीक है, हम जब कुछ चीज़ स्वैलो कर रहे हैं तब ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, तो लैरिंग्स को क्लोज करेगा, जिससे हमने जो स्वैलो किया हुआ फूड मटेरियल है वो किस में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करेगा। लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, बराबर है। तो ये लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, वोकल कॉर्ड्स दे लाई इनसाइड द लैरिंग्स, दे पास फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज इन फ्रंट टू द अरिटिनॉइड्स बिहाइंड। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स जो है ये कैसे पास करेंगे, तो दे पास फ्रॉम थायराइड कार्टिलेज इन फ्रंट, यानी कि ये जो वोकल कॉर्ड्स है इनके आगे की साइड पे थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहेंगे, टू द अरिटिनॉइड्स बिहाइंड, और अरिटिनॉइड जो है वो बिहाइंड प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इट इज़ बाय द वाइब्रेशन ऑफ द कॉर्ड्स ड्यू टू द एयर पासिंग थ्रू द ग्लॉटिस दैट द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब एयर पास होगी ग्लॉटिस में से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा ये कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स जो प्रेजेंट है लैरिंग्स में ये क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, जिसके कारण वॉइस प्रोड्यूस होगा। कि various muscles which are attached to the larynx, they will control the production of the voice.
Then this larynx, it provides a passage for air between the pharynx and the trachea. Sequence देखो, पहले nose है, उसके बाद pharynx है, उसके बाद larynx है और बाद में trachea है. So हम बोल रहे हैं कि ये larynx जो है ये passage for air रहेगा in between the pharynx and the trachea. During the passage, again here air it is further moistened, it will be filtered and it will be warm. The vocal cords, they will produce the sound of varying loudness and pitch. During swallowing, larynx, it moves upward, occluding the opening into it from the pharynx, ensuring passage of food into the digestive system. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, स्वैलोइंग की प्रोसेस जब चल रही होती है तब क्या हो जाता है, ये लैरिंग्स जो है थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, जिससे ये क्या करेगा, ये ओपनिंग को ऑक्लूड करेगा, क्लोज करेगा इनटू इट फ्रॉम द फेरिंग्स, विच विल इंश्योर पैसेज ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. फूड जो है वो इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, क्योंकि हमारा लैरिंग्स जो है वो ऊपर की साइड जाएगा और इसकी ओपनिंग जो है वो क्लोज कर देगा. फेरिंग्स में से लैरिंग्स में आने वाली जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी और स्वेलो किया हुआ फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही चला जाएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है वो है ट्रैकिया. सो सी ट्रैकिया, इट इज़ अ ट्यूब्यूलर पैसेज वे फॉर द एयर. It starts from the larynx and it extends up to the 5th thoracic vertebra where it divides into the right and the left branches. ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. सो वी आर सेइंग इट इज़ अ ट्यूब्यूलर पैसेज वे फॉर द एयर. ठीक है, ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द लैरिंग्स. ठीक है, लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो ट्रैकिया है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लैरिंग्स और ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है, तो अप टू द 5th thoracic vertebra. ठीक है, 5th thoracic vertebra के पास आते आते ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इनटू द 2 branches, राइट ब्रांच एंड द लेफ्ट ब्रांच. The trachea, it is approximately 12 centimeter in length and it is 2.5 centimeter in diameter. ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी रहेगी और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहेगा. सो ये जो ट्रैकिया है ये कंपोज्ड किससे हुई है, तो 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हायालिन कार्टिलेज. हायालिन कार्टिलेज के सी शेप्ड रिंग्स जो है 16 to 20 रिंग्स से ये ट्रैकिया बनी हुई है. These rings, these are united by the fibrous and the muscular tissue. ठीक है, fibrous और muscular tissue से ये rings connected रहेगी, united रहेगी. These cartilages form the anterior and the lateral wall of the tube. ट्रैकिया का जो anterior wall है और lateral आगे की साइड और साइड की walls जो है वो बनी हुई रहती है इस cartilage से. ठीक है, बट पोस्टेरियर सरफेस जो है ट्रैकिया का, पीछे की साइड जो है ये फ्लैट रहेगी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, हम ये रिंग्स जो है वो बोल रहे हैं कि सी शेप की है. ठीक है, सी शेप की है. सो ये कवर क्या करेगी, सिर्फ एंटीरियर साइड और लैटरल वॉल्स, लेकिन पोस्टेरियर साइड जो है ये कवर नहीं करेंगी. दिस पोस्टेरियर पार्ट, इट इज़ composed ऑफ फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज विथ इनवॉल्यूंटरी मसल फाइबर्स. ठीक है, फिर पोस्टेरियर पार्ट जो है ट्रैकिया का ये बना किस चीज़ से है, तो फाइब्रस टिश्यूज से और इलास्टिक टिश्यूज से विद द इनवॉल्यूंटरी मसल फाइबर्स. Okay, these rings, these are enclosed by the fibrous and the elastic tissues. Now this trachea, it exhibits 3 coverings. ठीक है, ट्रैकिया पे 3 layers है, 3 coverings है. तो आउटर सरफेस जो रहता है ट्रैकिया का वो कंपोज किस चीज़ से हुआ है, तो फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज से, विच एनक्लोजेस रिंग्स ऑफ हायालिन कार्टिलेज. ठीक है, हमने बोला है ट्रैकिया बेसिकली बनी हुई है किससे है, तो रिंग्स ऑफ हायालिन कार्टिलेज से. ठीक है, फिर ये जो रिंग्स है हायालिन कार्टिलेज की, इसका आउटर सरफेस जो है वो कवर हो जाता है फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज से. बाद में जो मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर कंपोज्ड है फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यूज से ही, बट दिस इज लाइंड विथ अरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. ओके, एंड थ्रू दिस passes the lymphatic and blood vessels. ठीक है, ये जो अरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज़ की मिडल लेयर है वहाँ पे क्या पास हो जाता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स. और इनर लेयर जो रहती है, दिस इज लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स. ओके, सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स जो है वो चीफली गॉबलेट सेल्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो गॉबलेट सेल्स है इनका मेन काम क्या है, तो वो है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस.
इनर मोस्ट लेयर जो है ट्रैकिया की, इट इज़ लाइंड बाय दिस ciliated epithelial cells and it chiefly contains goblet cells. These goblet cells, these are responsible for the secretion of mucus. Okay, and now the blood which is supplied by inferior thyroid arteries, and here venous blood, it is collected by inferior thyroid veins. and nerve supply जो रहेगा ट्रैकिया को, वो रहेगा वेगस एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से. ब्लड सप्लाई जो है वो होगा इंफेरियर थायराइड आर्टरीज से. विनस ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा इंफेरियर थायराइड वेन्स से. ठीक है, और नर्व जो सप्लाई हो रही है यहाँ पे वो कौन सी है, वेगस एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ब्रोंकाई. सो सी ब्रोंकाई इट कमेंसेस एट द 5th thoracic वर्टिब्रा. हमने क्या बोला था कि ट्रैकिया जो है वो कहाँ तक आती है, लैरिंक्स से स्टार्ट होती है और 5th thoracic वर्टिब्रे तक वो रहती है. ठीक है, वहाँ पे अभी ये जो ट्रैकिया है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. सो वी आर सेइंग ब्रोंकाई इट कमेंसेस एट द 5th thoracic वर्टिब्रा. ठीक है, यहाँ पे देखो राइट ब्रोंकस जो रहता है वो शॉर्ट रहता है और वाइड रहता है. ओके, एंड इट अज्यूम्स अ मोर वर्टिकल पोजीशन में रहता है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ये नहीं रहता है. ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो रहती है 2.5 सेंटीमीटर्स. ओके, राइट ब्रोंकस इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग गिव्स ऑफ अ ब्रांच. ठीक है, राइट ब्रोंकस जो है वो एंटर करेगा राइट लंग में और वो ब्रांच तैयार करेगा वहाँ पे. ठीक है, फिर ब्रांचेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, डिवाइड करेगी. ओके, इन द लंग टिश्यू. यानी कि देखो ब्रोंकाई है, सिंगुलर जब हम उसको लेते हैं तो ब्रोंकस बोलते हैं. ठीक है, ये ब्रोंकस जो है वो लंग में एंटर करेगी, वो डिवाइड हो जाएगी, सब डिवाइड हो जाएगी और ब्रोंक्यूल्स तैयार हो जाएगी. ठीक है, फिर लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये ज़्यादा नैरो रहती है और लॉन्ग रहती है. ठीक है, इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है. राइट ब्रोंकस जो है उसकी लेंथ हमने बताई थी 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, वो शॉर्ट है बट वाइड है. अभी ये जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये नैरो है बट लॉन्ग है, इसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर. लेफ्ट ब्रोंकस भी आफ्टर एंटरिंग इनटू द लेफ्ट लंग डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस. जैसे राइट ब्रोंकस की ब्रांचेस मिलती है राइट लंग में, वैसे ही लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकस एंटर होते ही उसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगी. ओके, ब्रोंकाई अल्सो कंटेन्स इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. जैसे ट्रैकिया में हाइलिन कार्टिलेज के सी शेप्ड रिंग्स रहते हैं, सेम वैसे ही रिंग्स यहाँ पे ब्रोंकाई में भी रहते हैं. एंड दीज आर लाइंड बाय द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार इपीथीलियम. ठीक है, अभी ब्रोंकाई के बाद है ब्रोंक्यूल्स. So see now bronchi it divides into smaller and smaller branches which are known as bronchioles. हमने क्या बोला कि लंग्स में एंटर होते ही ये जो ब्रोंकाई है वो कंटिन्यू करेगी डिवाइड करना, बराबर है. वो डिवाइड होगी, सब डिवाइड होगी और उसकी स्मॉलर ब्रांचेस जो है वो तैयार हो जाएगी. तो उन स्मॉलर ब्रांचेस को क्या बोलेंगे हम, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे. ओके, दीज ब्रोंक्यूल्स दिस डू नॉट हैव कार्टिलेज इन देयर वॉल्स. ठीक है, ब्रोंकाई तक हम बोल रहे हैं, ब्रोंकस तक हम बोल रहे हैं कि कार्टिलेज जो है वो उनमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन अभी ये अंदर जो सब डिवाइड हो रही है ब्रांचेस, दे डू नॉट हैव कार्टिलेज इन देयर वॉल्स. ओके, इनिशियली दीज आर कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज and elastic tissues with an inner lining of cubical epithelium. शुरू की जो ब्रांचेस है वो किस चीज़ से बनी रहेगी, मसल टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू से और इलास्टिक टिश्यू से, with an inner lining of the cubical epithelium. Now as the tubes become smaller, fibrous and muscular tissues disappear and the cubical epithelium it is now converted into a single layer of flattened epithelium. यानी देखो जितनी छोटी छोटी ब्रांचेस होना शुरू हो जाएगी ना, उतना उनमें जो कंटेंट है फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू का वो कम होता हो चला जाएगा. ठीक है, एज द ट्यूब्स बिकम स्मॉलर, फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यूज डिसअपियर और जो क्यूबिकल इपीथीलियम रहता था उनमें प्रेजेंट वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड इपीथीलियम. ये किस चीज़ के लिए है, क्योंकि अभी यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना ज़रूरी है और उसके लिए जो लेयर चाहिए हमें वो कैसी चाहिए, एकदम थिन लेयर चाहिए. ठीक है, और सो ये डिवाइड होगी, सब डिवाइड होगी, फिर से सब डिवाइड होगी until we are getting it converted into a single layer of flattened epithelium.
Okay, the minute branches of bronchioles, these are known as terminals of the bronchioles. ठीक है, एकदम से बारीक ब्रांचेस, माइन्यूट ब्रांचेस जो ब्रोंकियोल्स की तैयार हो जाएगी उनको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स. दीज फर्दर बाइफरगेट टू फॉर्म द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. और ये जो माइन्यूट ब्रांचेस है अभी वो फिर से बाइफरकेट हो जाएगी और उससे क्या तैयार हो जाएंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तैयार हो जाएंगे. ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल रहेगी, इट इज़ एक्सपांडेड एट इट्स एंड टू फॉर्म एन अल्वियोलार डक्ट. फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है इसके एंड पोर्शन में थोड़ा सा एक्सपांडेड रहेगा, डायलेटेड रहेगा और वहाँ पे अभी क्या तैयार हो जाएगी? अल्वियोलार डक्ट तैयार हो जाएगी. और ये जो अल्वियोलार डक्ट है ये अभी लीड करेगी इनटू अ माइन्यूट सैक लाइक स्ट्रक्चर. छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे माइन्यूट सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोलते हैं अल्वियोला है. और फाइनली ये जो अल्वियोला है यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट विल टेक प्लेस बिटवीन एयर इन द अल्वियोला एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज. ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी जो लंग्स में रहती है वहाँ पे ब्लड रहेगा और अभी ये लंग्स के सब डिवाइड होते हुए जो फाइनल हमें मिले हुए हैं अल्वियोला है उसमें क्या रहेगी? एयर रहेगी जो हमने इनहेल की हुई रहेगी. बराबर है. तो अभी फाइनली यहाँ पे अल्वियोला में एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन एयर इन द अल्वियोला एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन हम पढ़ते हैं वो है लंग्स. सो सी लंग्स, दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन. लंग्स में ही पूरा प्रोसेस होना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन. लंग्स दो रहती है. ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे रहती है? तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, लाइंग वन ऑन ईच साइड. ओके, ये कोन शेप्ड रहती है विथ द अपेक्स अबव. ओके, एंड इट्स बेस इट रेस्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी ऑन द डायफ्रैगम. ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है ये. ठीक है, दोनों साइड में रहेगी, दोनों साइड में एक एक रहेगी ये. ठीक है, इसका अपेक्स ऊपर की साइड में रहेगा और इसका बेस जो है ये रेस्ट करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी ऑन द डायफ्रागम. ठीक है, ये डायफ्रैगम जो है ये मसल है. ये मसल क्या करती है? थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करती है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, यानी थोरैसिक कैविटी का जो बेस बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? डायफ्रैगम से. ठीक है, और फिर ये लंग्स जो है ये लोकेटेड रहेगी, रेस्ट करेगी इस डायफ्रैगम. नाउ लंग्स, दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू द लोब्स बाय टिश्यूज. ठीक है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, ये फिर से डिवाइड हो जाएगी इनटू द लोब्स बाय द टिश्यूज. राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट रहते हैं, वेयर एज लेफ्ट लंग में 2 लोब्स ही प्रेजेंट रहते हैं. ईच ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रोंकाई, इट विल बी एंटरिंग इनटू ईच लंग. ओके, और ये जो लंग टिश्यूज़ रहेंगे ये कैसे रहेंगे? इलास्टिक रहेंगे, पोरस रहेंगे और स्पॉन्जी रहेंगे. लंग टिश्यू इलास्टिक रहेगा, काफ़ी पोरस रहेगा और स्पॉन्जी रहेगा. ठीक है, और लंग टिश्यू इट विल बी थिकली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, क्योंकि एक्सचेंज जो होना है गैसेस का, ठीक है, वो किस में होना है? तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो लंग्स में जाएगा. लंग्स में जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में जाएगी. ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वह कहाँ पे होने वाला है? लंग्स में. और इसी कारण ये लंग टिश्यू जो है ये थिकली सप्लाइड रहता है विद द ब्लड वेसल्स. नाउ सी, ईच लंग इट इज़ सराउंडेड बाय अ डबल सीरस मेम्ब्रेन एंड इट इज़ नोन एज प्लूरा. ठीक है, लंग सराउंडेड रहेगी डबल सीरस मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं प्लूरा. प्लूरा जो है ये कंपोज रहेगा आउटर पैराइटल लेयर और इनर विजरल लेयर से. ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहेगा वो डबल लेयर्ड रहेगा. बराबर है. तो इसका बाहर का जो लेयर है इसको बोलेंगे हम पैराइटल और इनर का जो है इसको बोलेंगे विजरल लेयर्स. नाउ बिटवीन द प्लूरल लेयर्स, that is the parietal and visceral layers, there is a slight exudate or fluid which lubricates the surface and it will prevent the friction between the lungs and the chest wall during the respiratory movement. देखो, लंग्स रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे ही हो रहा है, यानी एक्सपांड होते हैं. ठीक है, फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, एक्सपांड होते हैं, फिर से रिलैक्स होते हैं. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है लंग्स का, ठीक है, इसके ड्यूरिंग लंग्स और चेस्ट वॉल में कोई भी फ्रिक्शन ना हो. ठीक है, ये
फ्रिक्शन जो है ये प्रिवेंट किस चीज़ के कारण होता है, तो जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी में सिक्रीट होता है वो ल्यूब्रिकेट बोल के एक्ट करता है, ल्यूब्रिकेंट बोल के एक्ट करता है. ओके, एंड इट विल प्रिवेंट द फ्रिक्शन इन बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. Then alveolar lining of the lungs, it is very thin and it is the main site for the exchange of the gases, that is oxygen and carbon dioxide. ये alveoli कैसे फॉर्म होता है हमने पहले ही देखा है अभी. ब्रोंक्यूल्स वो डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होते हैं और फिर कैसे alveoli तैयार होता है हमने वो अभी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो ये देखो ये ट्रैकिया. ठीक है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, हायालिन कार्टिलेज से कवर्ड रहेगा. 16 to 20 सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे. ठीक है, फिर ये ट्रैकिया जो है ये फिर डिवाइड हो जाएगा दो ब्रोंकाई में, दैट इज़ राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस. राइट ब्रोंकस जो है थोड़ा सा वर्टिकल रहेगा, लेफ्ट ब्रोंकस जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहेगा. ठीक है, राइट ब्रोंकस जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड रहता है लेकिन इसकी लेंथ कम रहती है. लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये नैरो रहता है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा रहती है. ठीक है, फिर अभी ये जब ब्रोंकस है राइट लंग में राइट ब्रोंकस एंटर करेगा और एंटर करते ही ये फिर से बहुत सारी ब्रांचेस तैयार करेगा. ये डिवाइड होगा, सब डिवाइड होगा और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस तैयार हो जाएगी. ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल्स तैयार हो जाएंगे. ये ब्रोंक्यूल्स भी फिर से डिवाइड होंगे, सब डिवाइड होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तैयार हो जाएंगे. फिर अल्वियोलर डक्ट तैयार हो जाएगा, अल्वियोलर सैक तैयार हो जाएगा. ठीक है, और फिर ये जो अल्वियोलाई है वहाँ पे मेनली गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो प्रोसीड होगा. तो देखो यहाँ पे दिखाया है ये डिवाइडेशन या फिर सब डिवाइडेशन कैसे होता है. दिस इज़ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या मिलेगा हमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है फिर से थोड़ा सा वाइड हो जाएगा और अल्वियोलर डक्ट तैयार हो जाएगी. और अल्वियोलर डक्ट जो है उसके एंड पे हमें क्या मिलेगा, ये अल्वियोलर सैक. और अल्वियोलर सैक्स जो है न्यूमरस अल्वियोला उसमें प्रेजेंट रहते हैं जिनको एयर सैक्यूल या फिर अल्वियोलस ऐसे भी बोलते हैं. यहाँ पे मेनली गैसियस एक्सचेंज जो है वो होगा. ठीक है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लंग्स का, इसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है. ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वियोलर डक्ट्स है, alveoli है, pulmonary artery, then bronchial artery, branches of vagus nerve, pulmonary veins, bronchial veins and the lymphatic vessels. All these structures, this will be occupying the lobules of the lungs. And lastly, muscles of respiration, that is the intercostal muscle and diaphragm. Okay, they contract simultaneously which enlarges the thoracic cavity in all the direction. एंड दिस ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. हमने क्या बोला था कि लंग्स एक्सपांड हो जाती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. तो ये एक्सपांशन जो है लंग्स का वो क्यों होता है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रैगम जो है ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसके कारण थोरेसिक कैविटी ऑल डायरेक्शन में इनलार्ज हो जाती है. और थोरेसिक कैविटी इनलार्ज होते ही लंग्स जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी और बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम इनहेल करेंगे, दैट इज़ इंस्पिरेशन होगा वहाँ पे. ओके, और जब रिवर्स प्रोसेस जब होगी यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राग्राम जब रिलैक्स करेंगे तब क्या हो जाएगा, लंग्स जो है वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सहलेशन की प्रोसेस जो है वो वहाँ पे हो जाएगी, दैट इज़ एक्सपिरेशन. एयर इट विल बी एक्सपेल्ड आउट टू द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो 11 होती है और ये लोकेटेड रहती है इन द स्पेस बिटवीन द रिब्स. इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स है और ये लोकेटेड कहाँ पे रहती है, इन द स्पेस बिटवीन द रिब्स. वेयर एज डायफ्रैगम क्या है, इट इज़ अ मस्क्यूलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एंड इट विल सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप सो कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा. और अब इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.